अस्सलामुअलैकुम, कैनन न्यूज़ के साथ मैं हूं नसरीन शेख और आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत नवाज़ मीर। मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर के एक अहम मसले पर जो है वो आज हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम शौकत साहब, आप ठीक हैं? ये बताएं कि 31 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद में क्या होने जा रहा है? देखें जी कि ये तो इस वक्त हर जगह पे, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ये कैंपेन चला रहे हैं। बेसिकली हमने एक कॉल दी हुई है, कुछ हम एहतजाज कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, आटा, बिजली, इस हवाले से जो है हमने कॉल दी हुई। और वो कॉल जो हमने जॉइंट होकर कॉल दी है। गो कि मैं इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ ताजरों के नुमाइंदे की हैसियत से, लेकिन जो कॉल है वो कॉल खाली ताजरों के इशू के ऊपर नहीं है, वो एक आम पब्लिक के मुतल्लिका इशूज़ हैं। आटा, बिजली, जो महंगाई है, उस हवाले से वो कॉल है। तो उसके लिए हमने जो है एक एक्शन कमेटी बनाई है, मुज़फ़्फ़राबाद एक्शन कमेटी। हमने उसके नाम से कॉल दी 31 तारीख को, और इंशाअल्लाह 31 तारीख को पूरा मुज़फ़्फ़राबाद शट डाउन भी होगा। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, आप ये ना सोचें कि सिटी मुज़फ़्फ़राबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जो है वो इंशाअल्लाह 31 तारीख को मुकम्मल पहिया जाम भी होगा और मुकम्मल शटर डाउन भी होगा। ये बताएं कि बिजली के हवाले से आपके मुतालबात क्या हैं? देखें जी, मैं इसको लंबी तफसील में जाने के बजाय मैं सिंपल सी बात करूंगा जो मैं हर जगह पे कर रहा हूं कि हमें जो है सस्ती बिजली मुहैया की जाए। वो डिमांड मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये एक अलग स्टेट है, इसका एक अलग अपना स्टेटस है, और उसी स्टेटस को अलग हैसियत को सामने रखते हुए मैं गिलगित बल्तिस्तान के वो बिल जो मैंने इससे पहले भी सोशल मीडिया पे सामने लाए हैं कि वहाँ के जो बिल हैं वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये यूनिट है। तो एक ही इस रियासत के दो हिस्से हैं, एक तरफ आप जो है 2 से 3 और 5 रुपये जो है बिल चार्ज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 3 रुपये से लेके मैक्सिमम आपका 56 रुपये तक बिल जो है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये बताएं कि ताजर जो है वो तकसीम है, इस तहरीक को जो है वो काज को नुकसान नहीं पहुँचेगा? नहीं, तकसीम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 2-2.5 साल पहले एक बहुत बड़ा एक इलेक्शन हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद से और अपने ताजरों की मदद से मैं एक बड़े मैंडेट से जो है मैं सामने आया, और बाकायदा एक सब कुछ छुपा के नहीं हुआ, एक 7-8-9 महीने का प्रोसेस था जिसमें एक इलेक्शन हुआ, और 2 जो बड़ी ताजर पार्टियां थी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मरकज़ी ताजरान वर्सेस ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी। जॉइंट एक्शन कमेटी के रज़ा खान साहब चेयरमैन थे और मरकज़ी ताजरान का मैं चेयरमैन था। हमारा 56 अहदेदारों का पैनल था। ये पूरे मुज़फ़्फ़राबाद का इलेक्शन था जो मैं एक भारी अक्सरियत से जीत चुका हूँ, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया, हलफ हो गया। अब रज़ा खान साहब हमारे भाई हैं, सीनियर ताजर रहनुमा हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो अगर वो भी इसके अंदर, क्योंकि ये खाली मेरा या मेरी तंजीम का मसला नहीं है, ये सारे शहरियों का मसला, तमाम ताजरों का मसला है, तो अगर रज़ाक साहब या कोई और बंदा भी आके इसमें काम कर रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंडेट ताजरों का मेरे पास है, वो हमारे सीनियर ताजर रहनुमा है, वो उस पोर्टफोलियो से अपना काम करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी हम जो हमारे जनरल इशूज़ हैं इसके ऊपर हम कभी भी तकसीम नहीं होंगे। ये बताएं कि आजकल आप ताजरों की नुमाइंदगी किन ओहदों पे कर रहे हैं? देखें जी, मैं इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान का, और मुज़फ़्फ़राबाद का मैं जो चेयरमैन की हैसियत से जो मैं इस वक्त सीट मेरे पास है। ये बताएं कि ताजर जो है वो सियासतदानों के हाथों में खेलते हैं, ये तासर है। ये बताएं कि अभी तक वजारतें नहीं मिली, कहीं ये कि जो 31 अगस्त की हड़ताल है इसके पीछे कहीं ये हमारे वज़रा तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कहूँगा कि जिस प्लेटफार्म को मैं लीड कर रहा हूँ ना, इससे पहले हमने कभी, क्योंकि अगर आपको याद हो कितनी बड़ी यहाँ पे कॉल हमने दी थी जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, कितना बड़ा फसाद हो गया था और कितना बड़ा क्राउड निकला था। अगर हम सियासतदानों के हाथों में खेल रहे होते तो वो इतना बड़ा क्राउड बाहर ना निकलता, इतनी अफरा तफरी ना पड़ती, और फिर उसके बाद हमारा कितना बड़ा इलेक्शन हो गया, एक मैंडेट हमारे पास आ गया। हम क्यों किसी का अलाकार बने? हमारा एक न्यूट्रल प्लेटफार्म है, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों के जो लोग हैं वो ताजरों की शक्ल में मौजूद हैं, और हमारा ये हलफ है कि ये गैर सियासी प्लेटफार्म रहेगा और हम इसको इसी तरह चलाएंगे। और एक और बात याद रखें, मैं मीडिया को गवाह रख के कहता हूँ कि आज दुनिया जो है वो चांद पे पहुँच गई है। ये किस तरह हो सकता है कि शौकत नवाज मीर वैसे थे चेयरमैन, इस प्लेटफार्म को किसी सियासी जमात के इशारे पे कहीं बेचे, मीडिया से बच जाए या मैं अपने ताजरों से बच जाऊँ? ये नहीं हो सकता। आज दुनिया बहुत तेज़ है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से बात कहता हूँ ना, इससे पहले हमने कभी किसी सियासी जमात के प्रेशर में आके कोई फ़ैसले किए। हमारे फ़ैसले अपने होते हैं और हम ताजरों की फलाह बहबूद को सामने रखते हुए, उनके मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फ़ैसले करते हैं। ये बताएं शौकत नवाज़ मीर साहब के बिजली के बिलात में जो इजाफा हुआ इसका हल क्या है? सोलर एनर्जी की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं करते? देखें, हम जब हल की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है, जब हम डिमांड करें तो हमें हल भी बताना है। बिल्कुल आपका ठीक, सोलर एनर्जी एक अच्छा इसका वो है, लेकिन हम ये एक बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड, करोड़ों रुपए का उसका बजट है। कम से कम उनसे भी तो ये पूछा जाए भाई कि आप इतने सालों से क्या कर रहे हैं। मैं आज फजल महमूद कुरैशी साहब का नाम लाजमी लूँगा
कि जिस वक्त उन्होंने 32 मेगावाट जागरण लगाया तो उनको कहा जी इसने करप्शन कर लिया है। आज आप कैलकुलेट करें, अब होता ये कि जिस वक्त कोई बंदा काम कर रहा होता है आप स्पीडी काम मांगते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस एनजीओ में रहते हुए, एनजीओ का मैंने काम किया ज़लज़ले के बाद, तो वो स्पीड अप जो काम करने वाला बंदा होता था उस वेंडर को वो ज़्यादा पेमेंट कर देते थे। अगर आप कोटेशन लेते थे, एक वेंडर ऐसा है जो उनको पता है कि ये जल्दी काम कर सकता है, तो वो उसके ज़्यादा रेट पे भी उसको काम देते थे। तो उस वक्त जब फजल महमूद कुरैशी साहब ने अच्छी कंपनी को ला के वो काम दिया और स्पीड अप करके वो काम ख़त्म किया, तो 32 मेगावाट आज देखें कितने सालों से आप 32 मेगावाट जो बिजली जो इंजॉय कर रहे हैं। अब महकमा जो हाइड्रोलैक बोर्ड है उससे पूछा जाए कि आप इतने अरसे से इतने बड़ा बजट लेके बैठे हुए हैं, आपने क्या प्रोजेक्ट किए? वो छोटे छोटे 2-3 इनके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अभी जाके ये जो मेरे ख्याल से जीएंगे काम ना इनका कंप्लीट हुआ है 14 कुछ मेगावाट का। इसी तरह आपका ये क्या लेंगे चिनारी है, कठाई लगे हुए हैं। इसी तरह के आपके अगर ये खुद काम कर रहे होते तो मेरे ख्याल से हमें सोलर की तरफ जाना ही ना पड़ता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये हमारी हुकूमत का फेलियर है, हमारे हुक्मरानों का फेलियर है कि जिन्होंने नदारों को करोड़ों रुपए बजट तो दिया, उनसे उनकी वर्किंग नहीं पूछी। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपनी जनरेशन कर लेते तो आज हम सोलर वाली तरफ ना देखते। ठीक है, ये बताएं पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पावर सेक्टर को 1000 अरब सब्सिडी दे रहा है, आज़ाद कश्मीर को जो है वो जबकि 80 अरब से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। अब वो जान छुड़ा रहे हैं इस पूरी सब्सिडी से। ये बताएं फिर बिजली सस्ती किस तरह मिल सकती है? देखिए मैं बताऊं, पाकिस्तान अपने सूबों से तो जान छुड़ा सकता है, हम उसका सूबा नहीं है। जब वो यहाँ पे डैम बना रहा है, यहाँ से पानी ले रहा है, तो फिर हिसाब किताब करें ना हमारे साथ। जब हिसाब किताब करेंगे हम 1965-66 से जब मंगला बना ना, हिसाब तब से बनता है। तो मेरे ख्याल से हमें वो सूबों की तरह, वो सूबों में जो मर्जी करे, हमें वो उस तरह नहीं ट्रीट कर सकता। हमारा एक अलग स्टेटस है, हमारा पानी है, हमारे स्टेट के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए जहाँ से हज़ारों मेगावाट बिजली इस वक्त पाकिस्तान में जा रही है। हमारे साथ वो जान छुड़ाने वाली बात नहीं कर सकता, हमारे साथ साफ फहमी करे। 1966 से हमारे साथ जो बात उन्होंने की हुई उस हिसाब से हमारे साथ साफ फहमी करे। ठीक है, ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त कितनी बिजली पैदा कर और हमें ज़रूरत कितनी है? देखें जी, इस वक्त जो मैं आपको एक्यूरेट फिगर तो नहीं बता सकूंगा, मंगला को, नीलम जेलम को और पतरैंड को, और इसके अलावा जो छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक 32 मेगावाट, और इस तरफ हमारा कोटली की तरफ एक है, उसका मुझे एक्यूरेट नाम नहीं पता। अगर हम इन सारों को कैलकुलेट करें तो हम 3500 से 4000 मेगावाट के दरमियान इस वक्त जा रहे हैं। जो जनरेशन है हमारी 969 तो खाली आपका नीलम जेलम है, वो नीलम जेलम जिसने हमारा पूरा शहर वीरान कर दिया। और हमारी पीक आवर की, पूरे आज़ाद कश्मीर की जो पीक आवर आपकी जनरेशन है, ज़रूरत आपकी, वो तकरीबन 400 मेगावाट है। तो आप बताएं अगर हम 3500 से 4000 मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेशक वो आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, हमारा इसमें क्या कसूर? वो तो आपने अपनी कमाई के लिए, अपने लले तलल्लू के लिए, करप्शन के लिए आपने जो है ये 2 नंबर एग्रीमेंट किए हैं, और हमारे साथ कोई आप एग्रीमेंट ही नहीं, हमारा कोई स्टेटस ही नहीं उनके अंदर, जबकि लग रहे वो यहाँ पे हैं। तो ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं होगा, जो हम डिमांड करेंगे हमारा राइट है। ठीक हो गया। ये बताएं कि आटे के हवाले से जो आप डिमांड कर रहे हैं वो क्या है? आटे का सर हमारा ये है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में एक सब्सिडाइज रेट पे आटा दिया जा रहा है, हमें भी उसी रेट से दिया जाए। इसके अंदर एक पहलू है, वो पहलू आज तक किसी ने जो एड्रेस नहीं किया, मैं वो एड्रेस करूंगा कि अरबों रुपए की सब्सिडी आज़ाद कश्मीर की आवाम के नाम, जो 40 से 45 लाख आबादी है, उसके नाम अरबों रुपए की सब्सिडी कागजों में, फाइलों में दी जा रही है। आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि जो ट्रक या जो गंदम पाकिस्तान में इस्लामाबाद या पिंडी जो वेयर हाउस है वहाँ से, जहाँ से गंदम जो है वो निकासी होती है, एक हब है जहाँ पे इकट्ठी होती है, उसके बाद ये मुख्तलिफ सूबों को या हमें या गिलगित बल्तिस्तान को तकसीम की जाती है। कागजों के अंदर इस्लामाबाद से ट्रक जो है लोड होता है, वो हमारे एंड दोदियाल नीलम का एंड कर लें, उधर से बिम्बर का एंड, ताऊबाट का एंड कर लें, या बिम्बर का एंड कर लें, लीपा का एंड कर लें, जो मुश्किल तरीन हमारे बॉर्डर एरिया हैं, उनके नाम वो बाकायदा परमिट करते हैं, सब कुछ कागजों में मुकम्मल हो जाता है। ट्रक का किराया, उसकी कीमत, वो सारी चीज़ें बिलों में पूरी हो जाती हैं, जबकि वो ट्रक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल ही नहीं होता, वहीं पर बिक जाता है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इस माफिया ने भी इस हड़ताल के अंदर अपने बड़ी कोशिश की है कि इस हड़ताल के अंदर वो अपने फ़ायदा हासिल कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताजर, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे तुलबा इतने समझदार हो चुके हैं कि वो जो फ़ैसला करेंगे वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे, और इंशाअल्लाह 31 तारीख को और 5 सितंबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ठीक, शौकत साहब ये बताएं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने जो है वो काउंसलर्स को क्यों साथ रखा? वो भी तो सियासी पार्टियों का हिस्सा हैं। बिल्कुल, अगर हम उस तरह देखें तो सियासी पार्टियों का ऐसा है, लेकिन मैं एक और बात बताऊं कि बात हमेशा जो करें वो खुल के करनी चाहिए। मैं आपके मुंह पे भी एक बात करूं, आपके पीछे भी मुझे ये बात करनी चाहिए कि हम जो ताजर हैं,
हमने हमेशा अपने मैंडेट से बाहर जाके बात की। कई आप देखा होगा कितने हमने एहतजाज किए, हमारा लेना देना ही नहीं बनता था, लेकिन हमने एहतजाज क्यों किया कि हमारी लोकल बॉडीज़ नहीं थी। ये लोकल बॉडीज़ जो बनना था ना जी, ये यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हैं हमारे सियासतदान। मैं कहता हूँ तमाम सियासतदान इसके खिलाफ थे। वो किस तरह अपनी वो सारा उनका सेटअप है, वो किस तरह अपने सेटअप को डिस्टर्ब कर सकते थे। उन्होंने सब ने इसमें इकट्ठे थे, जितनी सियासी जमातें हैं वो सब इकट्ठी थी और ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देते। मैं आपके चैनल के तवज्जो से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अकरम सईद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके साथ जो बेंच पूरा बैठा हुआ था उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारा ये 32 साल का जो एक इशू था वो हल कराया। अब आगे बात आपकी काउंसलर उसके अंदर शामिल है। हमारा काउंसलर से बिल्कुल बात, अगर आप उसको सियासी तौर पे देखें तो आपका सवाल दुरुस्त है कि कल इनको सियासी जमातों का प्रेशर पड़ेगा तो ये पढ़ भी तो रहा है, सुन नोटिस कुछ जारी भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये कि हमारे असल नुमाइंदे लोकल सतह पे देखा जाए तो वो है। मेरा नुमाइंदा भी मेरे इलाके का काउंसलर है, लेकिन आज ये वक्त आ गया काउंसलर को अपना आप साबित करना कि वो अवाम का नुमाइंदा है या वो सियासी जमातों का नुमाइंदा है। अगर आज वो पीछे हटेंगे, वो अपनी सियासी जमातों को देखेंगे, तो मेरे ख्याल से कल ये निज़ाम भी सारा ठप हो जाएगा और उन पर किसी बंदे ने दोबारा एतमाद नहीं करना। ये बताएं कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो क्या शामिल होंगे? देखिए, मुज़ाकरात हर वक्त होते हैं और मुज़ाकरात से ही मसले हल होते हैं, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा इंतहा पे चीज़ चली जाती है तो फिर एहतजाज होते हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर मिसालें दी जाती जी, देखें जी आप लोग यही एहतजाज करें, यूरोप में ये होता है, यूरोप में वो होता है। यूरोप में मैं कहता हूँ कि महज़ब इदारे बैठे होते हैं, महज़ब हुकूमतें बैठी होती हैं जो निज़ाम चला रहे होते हैं। वहाँ पे तो एक बंदा सड़क पे बाहर प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाए तो उससे पूछा जाता भाई तू क्यों खड़ा है। यहाँ पे हमारी ये नौबत आ जाती है कि लोग इस वक्त भूख से खुदकशियाँ कर रहे हैं। इन हमारे हुक्मरानों जो वो टस से मस नहीं हो रहे, वो लगे हुए अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप को बचा रहे हैं। हमारे जो MLA साहिबान हैं वो अपनी वजारतों की झंडियों के पीछे पड़े हुए हैं, उनको क्या लगा किसी के साथ। लिहाजा जब इस तरह की पोजीशन बन जाए तो फिर एहतजाज होते हैं और फिर हुकूमतों को जो है, अगर हम जब महज़ब बात नहीं होती फिर हमें सड़कों पर आना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये कल्चर है कि जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, कोई इलीगल काम है, इसको इलीगल काम कहता हूँ कि जब सड़कें बंद की जाती हैं वो इलीगल काम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इलीगल काम कराने की जिम्मेदार भी हमारी मौजूदा हुकूमत होती है कि वो ये काम जब नहीं करती, वो मामला जब सेटल नहीं करती तो हमें ये काम करने पड़ते हैं। ये बताएं कि महंगाई ख़त्म करने का क्या फार्मूला है आपके पास? देखें, हम अपनी स्टेट की बात करेंगे। हमारा ये मौक़िफ़ है कि अशराफिया के जो अखराजात हैं, अशराफिया मीन्स हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सियासतदान, हमारे वो बड़े बड़े जजेस जो इस वक्त लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनके सालाना उस बजट पे ज़ाया हो रहा है। देखें ना, मैं एक और बात आपको बताऊं, आज कितना अरसा हो गया इस हुकूमत को बने हुए, नहीं बने ना मिनिस्टर, निज़ाम चल रहा है। हाँ, इस वज़ीर-ए-आज़म की कुछ चीज़ें गलत हैं कि इन्होंने टोटली सिस्टम चलाने के लिए जो फंड्स थे उन फंड्स को रोका हुआ है। उसमें तमाम जो शोबाजात हैं हमारे, वो चाहे मैं कहूँ, मैं अपनी बात करूँगा, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं साफ़ियों की बात करूँगा, क्योंकि आप भी जारी बात है एक अदारे से तल्लक आपका कि आप लोगों के भी अखबारों के बिल रुके हुए, आप लोगों के भी चैनल्स के बिल रुके हुए, ऐसा उन्होंने कार्डर किया हुआ है। उनको कम अज़ कम ये चाहिए कि निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए, निज़ाम इन दो बंदों से चल रहा है आपका, वही एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, DC कमिश्नर 3 हमारे डिवीज़न है, निज़ाम चल रहा है, कोई क़यामत नहीं आ गई। सिर्फ ये कि आपने इस वक्त जो फाइनेंशियली वहाँ पे एक पाबंदी लगा दी हुई है, उससे सारा निज़ाम रुक गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो इतनी बड़ी मौज बनाई हुई है, फौज ज़फ़र मौज, इसको नहीं होना चाहिए। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनसे गाड़ियाँ वापस ली जाएँ, ठीक है, उनको उनके उस ग्रेड के मुताबिक गाड़ी जाए। एक अफसर ने 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उनका मेंटेनेंस जो है करोड़ों रुपए का जो सालाना उनका बजट है। हमारे ये हुक्म जो मिनिस्टर साहिबान है, मैं एक और बात करूँगा, आप देखें पिछली हुकूमत थी जिस वक्त इन्होंने वज़रा का और अपना वो तनख्वाहें बढ़ानी थी, उस वक्त सारे इकट्ठे हो गए, तमाम अपोजिशन वाले भी सारे इस वक्त उनको कोई नज़र नहीं आता कि भाई इस वक्त महंगाई है, ये पैसा कहाँ से हम लाएंगे। आज ये कह रहे हैं जी हमारे पास आटा सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास सस्ती बिजली देने के लिए पैसा नहीं है, जबकि ये बिजली लेके हमें महंगी बिजली बेचते हैं और महकमा बरक़ियात इनको बचत की जो पैसे देता है उस पर ये अयाशियाँ करते हैं। ये अयाशियाँ ख़त्म की जाएँ तो यहाँ पर महंगाई कम हो सकती है। ठीक है, ये बताएँ कि 31 अगस्त की हड़ताल के बाद जो है वो ख़त्मी लाएअमल क्या होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। थोड़ा सा मैं इस पर टाइम लूँगा कि जो पिछला हमारा इतवार गुजर गया, इसमें पूरे आज़ाद कश्मीर की जो कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो एक्शन कमेटियों के नाम पे हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आए थे मुजफ्फराबाद। जब हमारी यहाँ पे उनसे बैठ के मुजफ्फराबाद एक्शन कमेटी की जब उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनको ये कहा था कि हम 31 की कॉल दे चुके हैं, हमारा ये वार्म अप सेशन है, हमारी पहली ये कॉल है
आप इससे पहले वर्किंग कर चुके हैं। पुंछ डिवीजन 107 दिन हो गए लगा हुआ है, मीरपुर डिवीजन भी 10-15 दिनों से वर्किंग कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि इशू इतना आसान नहीं है, इसके लिए मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप 31 की कॉल करने दें, आप 5 की कॉल करें, ताहम ये हमारा एक ज़बानी आपस में बातचीत होगी। आने वाले वक्त का कोई पता नहीं, लेकिन मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ कि अगर हम सिंसियर हुए, हम सारे डिवीज़न के लोग, हम तमाम अजला के लोग अपने मसाइल हल करना चाहते हुए, तो जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद ने कि आने वाले दिनों में 5 तारीख के बाद कोई भी ज़िला, कोई भी डिवीज़न इंडिविजुअल कॉल नहीं देगा। हमारा ये तय हो गया कि हम किसी भी ऐसी जगह पे, मुजफ्फराबाद हो सकता है, कोई और ज़िला हो सकता है, वहाँ पे हम सारे इकट्ठे बैठेंगे, जितने आज़ाद कश्मीर भर के स्टेक होल्डर हैं, उसके अंदर ताजर, सिविल सोसाइटी, तलबा, वकला, साफ़ी, ये तमाम लोग उसके अंदर शामिल होते हुए हम एक मुतफ़िका प्लेटफार्म अनाउंस करने जा रहे हैं। और उस प्लेटफार्म के ऊपर जो है हम एक कॉल देंगे, और उस कॉल देने के बाद जिस दिन हमने एक इज्तिमाई कॉल दे दी, इंशाल्लाह हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ये बताएं कि जून जुलाई में इतनी गर्मी नहीं पड़ी दारुल हुकूमत में, ये अगस्त में आगे इतनी गर्मी क्यों हुई? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आपको याद हो कि हम दरिया बचाओ के नाम से 84 दिन सड़क पे बैठे रहे, और हम लोगों को कोई बात समझा रहे थे कि भाई ये नीलम जलम प्रोजेक्ट लग जाएगा, ये दरिया डाइवर्ट हो जाएगा। और जिस दिन ये दरिया डाइवर्ट हुआ, बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च है कि जिस दिन ये दरिया डाइवर्ट होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो 2 से 5 डिग्री उसमें इजाफा हो जाएगा। और उस वक्त लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब हुआ क्या, टनल डैमेज हुई, अरबों रुपए की करप्शन, दोबारा टनल बहाल हुई। मेरे ख्याल से 9 अगस्त को मुझे याद पड़ता है, 9 या 8 या 7 अगस्त को वो पानी जो है वो डाइवर्ट हुआ। उससे पहले वो पानी रवानी में चल रहा था, कुदरती अपने फ्लो पे चल रहा था, और उस पानी की वजह से हमें गर्मी महसूस नहीं हुई। गर्मी थी, लेकिन इस दरिया की वजह से हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दिन वो पानी दोबारा टनल में डाइवर्ट हुआ, लोगों को गर्मी महसूस होना शुरू हो गई। और ये एक हिसाब से अच्छा हुआ, लोगों को हमारे मौक़िफ़ की जो है बात समझ लग गई कि यार ये तो ठीक कह रहे थे दरिया बचाओ वाले, कि जब ये पानी डाइवर्ट होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, माहौल ख़राब होगा। अब देखें पूरे शहर के अंदर स्मेल है इस वक्त, गर्मी तो आई है, पूरे शहर के अंदर ताफन जो है वो फैला हुआ है। तो ये वो बेसिक वजह है कि दरिया बचाओ वाले यही कह रहे थे कि आप प्रोजेक्ट लगाएं, चलते दरिया पे लगाएं। दरियाओं को मोड़ना जुर्म भी है और गुनाह भी है कि जो खुदा के बनाए हुए रास्ते हैं उनको मत छेड़ो, कुदरत के जो रास्ते हैं उनको मत छेड़ो, उनको छेड़ोगे तो तबाह हो जाओगे। तो ये वो तबाही थी कि जब हमारा रास्ता दरिया का चेंज किया गया। और आज आपने सवाल किया जी कि जून जुलाई में तो गर्मी नहीं थी, लेकिन अचानक अगस्त में क्यों हो गया, और साबित हो गया कि जून जुलाई में वो दरिया अपनी रवानी पे था, और अगस्त में साबित हो गया जून उस दरिया को मोड़ा गया तो टेम्परेचर चेंज हो गया। जी बहुत शुक्रिया। बिजली बिलात में इजाफा, आटे की किल्लत और दीगर मसाइल पर आज शौकत नवाज़ मीर से हमारी बात हुई है। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।